आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सैचुरेटेड कार्बन चेन ली है। सैचुरेटेड कार्बन चेन मतलब कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कार्बन चेन के एक एंड पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो है जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, विड्रॉ करे, अपनी तरफ क्या करे, खींचे या पुल करे, अपनी तरफ शिफ्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कार्बन 1 के बीच में ये जो बॉन्ड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसे मैंने किससे लिखा है, डेल नेगेटिव। और कार्बन 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसे मैंने किससे लिखा है, डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का जो बॉन्ड है इसमें क्या होगा कि कार्बन 1 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कार्बन 2 और कार्बन 1 के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, जिससे कार्बन 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे मैंने किसे लिखा है, डेल डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन 2 के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 1 के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, छोटा होगा, या हम कह सकते हैं कि कार्बन 2 के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कार्बन 1 के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या है, कम है, ठीक है। इसी तरह क्या होगा कि कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच का जो बॉन्ड है, तो कार्बन 2 के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, जिससे कार्बन 3 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे मैंने किससे लिखा है, डेल 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 पॉजिटिव, ठीक। अब जो कार्बन 3 के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कार्बन 2 के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, कम होगा। मतलब कहने का है कि कार्बन 3 के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, छोटा होगा या स्मॉल होगा, किससे, कार्बन 2 के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। सेम ही ऐसा किसके साथ होगा, कार्बन 4 के साथ होगा। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि यहाँ पर केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का कोई भी भागीदारी या कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन, सैचुरेटेड कार्बन चेन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक। whenever an electron withdrawing group whenever an electron withdrawing group or electron donating group is present at the end of the carbon chain, मतलब कि कार्बन चेन के एक एंड पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। फिर क्या है, इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेसमेंट होंगे, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने सैचुरेटेड कार्बन चेन लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रांसमिशन इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। फिर इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड डाइज डाउन आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। कहने का मतलब है कि ये जो इफ़ेक्ट है वो एक क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफ़ेक्ट है, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कार्बन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये इफ़ेक्ट क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और ये देखा गया है कि 3rd कार्बन के बाद ये इफ़ेक्ट लगभग क्या हो जाता है, ख़त्म होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स का होता है, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। तो चलिए अब बारी बारी से इनको देख लेते हैं कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट क्या होता है कि द एटम्स और ग्रुप्स हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन हाइड्रोजन और कार्बन आर कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और अट्रैक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि ऐसे एटम्स और ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किससे ज़्यादा हो, कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा हो, तो ऐसे ग्रुप्स और एटम्स कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए समझाया है कि ये हमारे पास एक सैचुरेटेड कार्बन चेन है और यहाँ पर क्या है, मैंने X लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर X क्या है कि यहाँ पर X है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कि यहाँ पर जो X है वो कार्बन और हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है, क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ये यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट को दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए द माइनस आई इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो क्या दिखाएंगे, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं मतलब कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति अफिनिटी कार्बन और हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले मैंने लिखा है NF3+, अब जो NF3+ है तो ये क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, उसके बाद लिखा है मैंने NR3+, फिर NH3+, फिर NO2 है ना, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सारे हेलोजेंस हो गए। तो इस तरह से ये कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो क्या बताते हैं, जो क्या दर्शाते हैं, माइनस आई इफेक्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्लस आई इफेक्ट। अब ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए द एटम्स और ग्रुप्स हैविंग लेसर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ग्रेटर रिपेलिंग पावर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और रिपल्सिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट में क्या है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने, मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या है कि ऐसे एटम्स और ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कार्बन और हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो वो हमारे ग्रुप्स क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने ये जो Y लगाया है, तो यहाँ पर Y क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उसको कार्बन की तरफ क्या करेगा, भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कार्बन की तरफ भेजेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये मैंने कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं जो प्लस आई इफेक्ट को दर्शाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, जैसे CH2-, NH-, O-, COO-। ठीक है, फिर ये क्या है, टर्सरी एल्किल ग्रुप। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, फिर यहाँ पे मिथाइल। तो इस टाइप से ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या हैं या इसके यूज़ क्या हैं, तो देखिए इसका यूज़ है, पहला क्या यूज़ है इसका, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। ठीक, तो अब देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जो एसिडिटी है वो डिपेंड करती है कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो कितना स्टेबल है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि HA हमारे पास कोई एसिड है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हमें हमें क्या मिलेगा, H+ और A-। जो A- है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर ये वाली जो स्पीसीज़ है ये कितनी स्टेबल है, ये डिपेंड करता है। ये स्पीसीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वो एसिड उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। क्योंकि जब ये स्पीसीज़ जितनी स्टेबल होगी तो वो उतना ही ये क्या होगा, ब्रेक होगा और हमें क्या देगा, H+ आयन देगा। और वो एसिड जो हमें H+ आयन देता है वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। ठीक है। इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एक कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा RCO-। और एक हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O+। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कितना एसिडिक है। ये डिपेंड करेगा कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है, कॉन्जुगेट बेस ये जो है वो कितना स्टेबल है। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला जो एसिड है हमारा वो उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हायर द वैल्यू ऑफ के ए यहाँ पर क्या है, के ए होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। और लोअर द वैल्यू ऑफ पी के ए स्ट्रॉन्गर इज़ द एसिड। मतलब कि यहाँ पर है कि के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी और पी के ए की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, तो वो हमारा जो एसिड होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एनी फैक्टर विच स्टेबलाइज द आर RCO- एनायन शुड इंक्रीज द एसिडिटी। ठीक है। मतलब कि को ऐसे फैक्टर्स जो क्या करेंगे, RCOO- एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो हमारा एसिड उतना ही क्या, वो एसिड की एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे फैक्टर जो COO- एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे वो एसिड की एसिडिटी को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एनी फैक्टर विच डी स्टेबलाइज द RCO- एनायन शुड डिक्रीज द एसिडिटी। और ऐसे फैक्टर जो RCO- एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो वो एसिड की एसिडिटी को भी क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसे फैक्टर जो RCOO- आयन को स्टेबल करेंगे तो वो एसिड की एसिडिटी को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर COO- के साथ में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस चार्ज लगा हुआ है। अब किसी भी एटम के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज या फिर प्लस चार्ज, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। वो अपने ऊपर के चार्ज को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ में खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा, कम होगा, जिससे COO- जो ग्रुप है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है। ठीक है, रिपेल करता है। तो जब ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पे पहुँचेंगे, ऑक्सीजन के पास पहुँचेंगे। और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी क्या है, माइनस चार्ज है, तो वो ऑक्सीजन को और ज़्यादा क्या करेंगे, अनस्टेबल बनाएंगे। तो वो एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि इसको क्या होना है, स्टेबल होना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो एसिड के एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। क्यों इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है वो कम होता है। और कम होने से ये जो हमारा COO- ग्रुप है वो क्या होता है, स्टेबल बनता है। ठीक है। अब जब ये ग्रुप स्टेबल होगा तो हमारा एसिड क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा।
ठीक है। वहीं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपेल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपेल करेंगे, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर का जो माइनस चार्ज है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारा ग्रुप है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और जब ये अनस्टेबल होगा तो हमारा एसिड क्या होगा, कम एसिडिटी उसकी होगी, ठीक है, उसकी एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि निगेटिव चार्ज डिक्रीज, ठीक है, निगेटिव चार्ज डिक्रीजेस तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस तो एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये फार्मूला बस आप लोग याद कर लीजिए कि ये फार्मूला हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। कहाँ का निगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, ऑक्सीजन के ऊपर का निगेटिव चार्ज डिक्रीजेस तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ये जो ग्रुप है हमारा RCOO माइनस, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमारी जो एसिडिटी है एसिड की वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि यहाँ पर देखिए ये मैंने क्या बनाया, फॉर्मिक एसिड बनाया है, और यहाँ पर देखिए मैंने क्या बनाया, एसिटिक एसिड बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मिक एसिड का जो pKa वैल्यू है वो कितना है, 3.75, और जो एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू है वो कितना है, 4.776। और हमने पीछे पढ़ा है कि जब Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी और pKa की वैल्यू कम होगी तो वो हमारा एसिड क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा। मतलब कि pKa की वैल्यू कम होगी तो वो एसिड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये तो हमने एक pKa वैल्यू से जान गए कि हमारा जो फॉर्मिक एसिड है चूँकि उसका pKa वैल्यू कम है किससे, एसिडिक एसिड से, तो ये हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब फॉर्मिक एसिड को हम ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, ब्रेक होकर ये क्या बनाएगा, H+ आयन देगा, और H+ के साथ साथ ये क्या बनाएगा, फॉर्मेट आयन बनाएगा HCOO माइनस, ठीक है। उसी तरह जो एसिडिक एसिड है वो हमें कौन सा आयन देगा, वो हमें क्या देगा, एसीटेट आयन देगा, और H+ आयन को क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ में ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करता है, रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपेल करेगा। तो रिपेल करने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे कि स्टेबिलिटी है जो इस आयन की वो क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण ये जो हमारा एसिटिक एसिड है वो कम एसिडिक होगा, किससे, फॉर्मेट आयन से। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट आयन में तो H का तो ऐसा कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, जिससे ये ग्रुप क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर जो एसीटेट आयन का ये जो ग्रुप है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपेल करेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए मैंने एसिटिक एसिड बनाया है और यहाँ पर क्लोरो एसिटिक एसिड बनाया है। तो यहाँ पर देखिए कि एसिटिक एसिड का जो pKa वैल्यू है तो वो कितना है, वो है 4.76, जबकि जो क्लोरो एसिटिक एसिड है उसका जो pKa वैल्यू है वो कितना है, 2.86। मतलब कि pKa वैल्यू कम किसका है, तो क्लोरो एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू कम है, मतलब कि क्लोरो एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। अब हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट से देख लेते हैं। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में जब इसको हम इक्वल सोल्यूशन बनाएंगे इसका, तो क्या होगा कि H+ आयन क्या होगा, अलग हो जाएगा, और हमें क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ भी ये H निकल जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा क्लोरो एसीटेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है एसीटेट आयन में, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने से रिपेल करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो ग्रुप है वो अनस्टेबल होगा। वहीं पर देखिए कि
क्लोरो एसिटिक एसिड में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये वाला ग्रुप क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये वाला ग्रुप जब स्टेबल होगा तो हमारी एसिड की एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्लोरो एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है किसकी कंपैरिजन में, एसिटिक एसिड की कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो अब बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को हम कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर इज़ द टेंडेंसी ऑफ अमीन्स टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर इज़ द बेस। मतलब कि जो अमीन्स हैं उनकी बेसिसिटी इस पर डिपेंड करती है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कितनी आसानी से अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, बेस होगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हायर द वैल्यू ऑफ के बी और लोअर द वैल्यू ऑफ पी के बी स्ट्रॉन्गर इज़ द बेस। ठीक है, वही एसिड के जैसा ही है कि जो के बी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और पी के बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो ऐसा बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन डिक्रीज होगा, तो बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब कि जो प्लस आई, ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं तो वो बेसिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जबकि ऐसे ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं वो बेसिसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब देखिए पहला हम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कि ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पर देखिए प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इंक्रीज तो बेसिसिटी इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने अमोनिया लिया है, फिर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। तो यहाँ पर देखिए कि अमोनिया में कोई भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ पर प्राइमरी अमीन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो क्या दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो मतलब कि प्राइमरी अमीन में केवल एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप दिखाने वाला, प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि सेकेंडरी अमीन में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब कि 2 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, उसी तरह टर्सरी अमीन में कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब कि 3 यहाँ पर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपेल करेगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकेगा, डोनेट कर सकेगा। इसलिए ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं वो बेसिसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, दे सकेगा। तो यहाँ पर अगर बेसिसिटी का हम ऑर्डर देखें तो टर्सरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन और फिर अमोनिया। ठीक है, पर ये जो ऑर्डर है ये हमारा गैसियस स्टेट में है। ठीक है, मतलब कि जब अमीन गैसियस स्टेट्स में होते हैं तो वहाँ पर हमको ये वाला इफेक्ट लगाना, प्लस आई इफेक्ट देखना है। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इन एक्वस सोल्यूशन अगर हमारे जो अमीन्स हैं वो एक्वस फेज़ में हैं तो एक्वस फेज़ में हम कौन सा इफ़ेक्ट देखेंगे, तो एक्वस फेज़ में हम सॉल्वेशन इफ़ेक्ट देखेंगे। ठीक है, सॉल्वेशन इफ़ेक्ट मतलब कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अमीन्स क्या होते हैं, पानी में डिज़ोल्व, जब हम इनको डिज़ोल्व करेंगे तो यहाँ पर जब क्या बन जाएगा, हमारे पास अमोनियम आयन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी
प्राइमरी अमोनियम आयन है तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कितने H के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, प्राइमरी अमीन में। जबकि सेकेंडरी अमीन में यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंडरी अमीन को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। देखिए ये सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, 2R जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या सेकेंडरी है। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी यहाँ पर। जबकि टर्सरी अमीन में यहाँ पर देखिए ये R ये क्या है, हमारे टर्सरी अमीन है, इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया है तो एक H यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन चूँकि 4 बॉन्ड बनाए इसलिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, ठीक है। जबकि सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या है कि मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर एनर्जी रिलीज तो बेसिसिटी इंक्रीज, ठीक है। अब देखिए वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे। मतलब स्टेबल होने के लिए एनर्जी का कम होना ज़रूरी है। तो एनर्जी कम कब होगी, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने से एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो स्टेबल होगा वो कंपाउंड, और वहाँ पर बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी अमीन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक क्या है, प्राइमरी अमीन, फिर हमारे पास कौन है, सेकेंडरी अमीन, और फिर हमारे पास क्या है, टर्सरी अमीन। तो ये कौन से इफ़ेक्ट से है, ये ऑर्डर जो आया है वो हमारे किससे इफ़ेक्ट से आया है, वो हमारा सॉल्वेशन इफ़ेक्ट से आया है एक्वस फेज में, ठीक है। अब देखिए अब हम नेक्स्ट इफ़ेक्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इफ़ेक्ट क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है कि अब देखिए जो बड़े ग्रुप होते हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये हमारा क्या दिखाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएगा। तो जो प्राइमरी अमीन है उसमें केवल एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जबकि जो सेकेंडरी है उसमें क्या है, 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। और ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये हमारा टर्सरी अमीन है। ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, ये हमारा टर्सरी अमीन है। तो अब देखिए प्राइमरी अमीन में केवल एक R ग्रुप है, जबकि सेकेंडरी अमीन में 2 R ग्रुप हैं, और टर्सरी अमीन में हमारे पास क्या है, 3 R ग्रुप हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसके पास है, टर्सरी अमीन के पास सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जिसमें जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। देखिए यहाँ पर दिए स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा है तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसके पास है, टर्सरी अमीन के पास है, ठीक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो ये किस इफेक्ट के कारण ये वाला ऑर्डर आया है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये वाला ऑर्डर आया है, ठीक है। अब देखिए बट इन एक्वस फेज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एल्किल अमीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। मतलब कि एक्वस फेज में जो अमीन की बेसिसिटी का ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो वो ऑर्डर क्या होता है एक्वस फेज में, देखिए अब ये जो 3 इफ़ेक्ट हैं, इन 3 इफ़ेक्ट से हमने देखा कि जो हमारे अमीन्स हैं उनकी बेसिसिटी क्या होती है। तो पहला इफ़ेक्ट हमने देखा प्लासाई इफ़ेक्ट, जो किसके लिए लागू होगा, जो गैसियस फेज में लागू होगा, ठीक है। दूसरा इफ़ेक्ट हमने देखा सॉल्वेशन इफ़ेक्ट, ठीक है। सॉल्वेशन इफ़ेक्ट किस में होगा, हमारा एक्वस फेज में होगा। और एक हमने देखा स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो ये 3 इफ़ेक्ट हमने देखे। अब इस 3 इफ़ेक्ट से हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि हमारा जो अमीन्स है वो एक्वस फेज में उसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो बेसिसिटी है अमीन्स की वो क्या होती है कि जो सेकेंडरी अमीन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर प्राइमरी अमीन है, और फिर क्या है, टर्सरी अमीन है। इनका जब पी के बी वैल्यू देखा गया तो पी के बी वैल्यू से भी ये दिखा कि देखो सेकेंडरी अमीन का पी के बी वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद प्राइमरी अमीन का, और फिर टर्सरी अमीन का सबसे ज़्यादा पी के बी वैल्यू है। जबकि कहा गया है कि पी के बी वैल्यू जितना कम होगा तो वो हमारा अमीन्स उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जो सेकेंडरी अमीन है तो सेकेंडरी अमीन में
दो आर ग्रुप जुड़े हुए हैं जो क्या दिखाएंगे, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और साथ में इसमें कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, साथ में इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो मतलब कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल भी हो रहा है और साथ में इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। इसलिए जो सेकेंडरी अमीन है वो हमारा क्या है, ज़्यादा बेसिक है, जबकि प्राइमरी अमीन में केवल एक ही आर ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर। जबकि टर्सरी अमीन में क्या है, 3 आर ग्रुप तो जुड़े हुए हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, पर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल एक ही हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, डिटरमाइन किया गया कि जो हमारा सेकेंडरी अमीन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, उसके बाद प्राइमरी अमीन है और फिर उसके बाद क्या है, हमारा टर्सरी अमीन है सबसे ज़्यादा बेसिक। तो ये हमारा एक्वस फेज़ में ऑर्डर है किसका, बेसिसिटी का। ठीक, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का अमीन्स की बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, अमीन्स की बेसिसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो ये CF3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और नाइट्रोजन उतनी ही मुश्किल से अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने नहीं दे पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आपको जो भी दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।